बच्चों शुरू करें। देखिए भैया, आज का जो हमारा टॉपिक है फिजिक्स का है, और फिजिक्स में नाभिक लिया हमने है आज के लिए। एक अच्छा 12 का पाठ है फिजिक्स का। मैं एक वादा करता हूँ आप लोगों से कि मैं प्रत्येक पाठ से सभी क्वेश्चन उठाऊंगा, न्यूमेरिकल हो चाहे परिभाषाएं हो, और चाहे 1 नंबर से लेकर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर तक के सभी क्वेश्चन। आप यदि परीक्षा में इस नाभिक के पाठ से कुछ भी आएगा तो आपका 101% होगा, ये मेरी गारंटी है। आप नाभिक के पाठ से चाहे विकल्पी आए, ठीक है, चाहे अतिलघुत्तरी आए, लघुत्तरी आए या बड़ा क्वेश्चन आए, आप पूरा करके आएंगे। बस आप लोग पूरा ध्यान से देखें कि मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा पूरा, और आपको लगेगा कि हाँ सर इससे अगर कुछ आता है तो हमारा हो जाएगा। देखो बच्चों, सबसे पहले हमें देखना ये है कि हमारा चैप्टर है नाभिक। नाभिक क्या होता है? नाभिक जो है इसको रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में अल्फा और बीटा अल्फा कणों की बमबारी से देखा था। आपको एक कक्षा 11 में बताया कि नाभिक पर अल्फा कणों का जो परिकीर्णन है वो रदरफोर्ड ने किया। इन्होंने इसकी खोज की, अल्फा कणों की बमबारी की जाती है जिससे पता किया जाता है नाभिक कैसा है। बच्चों, नाभिक है क्या? इसमें क्या होता है कि यह सूक्ष्म धनावेशित कण होता है। इसमें इसके बाहरी कक्षाओं में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन वगैरह चक्कर लगाया करते हैं। इसको हम कहते हैं नाभिक। सभी इसकी कक्षाओं में त्रिज्याओं में घूमा करते हैं, चक्कर लगाया करते हैं, और इसी में सब समावेशित होते हैं। ठीक है, ये हमारा हो जाता है नाभिक। बच्चों, मैंने अभी आपसे कहा था बहुविकल्पी से लेकर लॉन्ग क्वेश्चन तक कराऊंगा। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे ये ध्यान दीजिए कि छोटे छोटे क्वेश्चन कैसे आएंगे अगर परीक्षा में आते हैं। आता है जिससे क्वेश्चन आएगा अर्धायु तथा क्षयनीतांक में संबंध लिखने को आएगा। 1 नंबर में आएगा क्वेश्चन, अर्धायु और क्षयनीतांक में संबंध लिखने को आ जाए विकल्पी में या 1 नंबर के अतिलघुत्तरी में, तो इसका सूत्र होता है T बराबर 0.6931/लैम्डा, जहाँ T क्या है? T अर्धायु है और लैम्डा है क्षयनीतांक। औसत आयु का क्वेश्चन आता है। औसत आयु क्या होती है? तो औसत आयु क्या होती है? टाउ बराबर 1/लैम्डा, अर्थात नाभिक के विघटन होने की दर जो है दिखाई जाती है। इसका दूसरा सूत्र है अर्धायु से संबंधित का। अर्धायु बराबर होता है T बराबर होता है 0.6931 और टाउ, ये भी अर्धायु का ही सूत्र है। बच्चों, टाउ बराबर कभी कभी दे देते हैं निकालने को, तो वहाँ पे क्या करना होता है? टाउ का मान होता है 1.447। आप डाल देना परीक्षा में, आपको आसानी से मान याद कर लेना है। बच्चों, एक AMU जो ऊर्जा होती है वो कितनी होती है? एक AMU होती है 931 MeV के बराबर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन में कई बार 10 बार परीक्षा में आया कि एक AMU में कितने क्या होता है? 931 MeV ऊर्जा होती है। बच्चों, ये भी क्वेश्चन बहुत बार ऑप्शन में पूछा गया है। हाइड्रोजन नाभिक की बंधन ऊर्जा क्या होती है? शून्य होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा है कि हाइड्रोजन नाभिक की बंधन ऊर्जा क्या होती है बच्चों? शून्य होती है। क्वेश्चन आएगा क्यूरी ताप। एक क्यूरी ताप क्या है? अगर क्वेश्चन आए कि एक क्यूरी क्या होता है तो ऐसे याद करेंगे, यदि कोई रेडियोएक्टिव पदार्थ में 3.7 × 10⁻10 विघटन 1 सेकेंड में हो रहा है तो वह ताप क्यूरी ताप कहलाएगा। अर्थात एक क्यूरी बराबर 3.7 10⁻10 विघटन प्रति सेकेंड या बेकुरल। सबसे पहले बेकुरल से हम देखा था इसको, इसलिए इसको बेकुरल भी कहते हैं। क्या होगा परिभाषा? यदि कोई रेडियोएक्टिव पदार्थ में 3.7 10⁻10 विघटन प्रति सेकेंड हो रहे हैं तो उसका ताप क्या होगा? उसकी सक्रियता क्या होगी? 1 क्यूरी के बराबर होगी। देखिए अगला, क्रांतिक द्रव्यमान क्या होता है बच्चों? क्रांतिक द्रव्यमान, नाभिकीय विखंडन जब प्रारंभ होता है, नाभिकीय विखंडन को प्रारंभ करने के लिए, या ऐसा कह सकते हैं नाभिकीय विखंडन को शुरू करने के लिए जिस ताप की या जिस अधिकतम द्रव्यमान की आवश्यकता होती है उसे हम क्रांतिक द्रव्यमान कहते हैं। वह द्रव्यमान
सुनिए ध्यान से, वह द्रव्यमान जो नाभिकीय विखंडन को प्रारंभ कर दे क्या कहलाएगा? क्रांतिक द्रव्यमान कहलाएगा। वह द्रव्यमान जो नाभिकीय विखंडन को प्रारंभ कर देता है क्रांतिक द्रव्यमान कहलाता है। बच्चों अगला क्वेश्चन है समस्थानिक। देखो आप यहाँ पर हमने यहाँ पे लिख दिया, मान लिया 2He4 लिख दिया है। आप लोग सुनिए, नीचे जो होता है यहाँ पे इसको हम स्थान कहते हैं या क्रमांक कहते हैं। स्थान कह दो या क्रमांक। ऊपर वाले को द्रव्यमान संख्या कहते हैं या कहते हैं भार। मैंने एक बार नहीं 10 बार एक बात कही है कि नाम से पहचानो। सम माने क्या होगा? समान। स्थानिक माने स्थान। स्थानिक माने स्थान। 20 बार कह चुके हैं। तो स्थान नीचे होता है कि ऊपर होता? अब एक और तरीका समझो भैया, स्थान बैठने का अगर लिया जाए तो हम लोग किससे बैठते हैं? पैरों से बैठते हैं, सर से बैठते हैं? पैरों से बैठते हैं। तो पैर कहाँ है? नीचे के ऊपर हैं? तो नीचे का भाग स्थान कहलाएगा। तो जिनके स्थान या क्रमांक समान होंगे उन्हें हम समस्थानिक कहेंगे। परिभाषा है कि जिनके स्थान या क्रमांक समान होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। तो आप इस प्रकार से याद कीजिए, स्थान तो समान होंगे परंतु भार भिन्न भिन्न होंगे। परिभाषा, जिनमें क्या होगा? स्थान समान या क्रमांक समान परंतु भार भिन्न भिन्न होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, 1H1, 1H2, 1H3। प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटीरियम हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। 1H1 1 1 1 1 2 3। एटो 16 ऑक्सीजन का है, एटो 17 और एटो 18। 8 8 8 समान, 16 17 18। ये आपके हो गए समस्थानिक, जिनमें क्रमांक तो समान रहेगा परंतु भार भिन्न भिन्न हो जाता है, समस्थानिक कहलाता है। अगला है बेटा समभारिक। इसमें भी देखो, सम माने क्या? समान। भारिक माने भार। ऊपर वाला समान, नीचे तो जो ऊपर वाला समान होगा, भार समान होगा तो क्रमांक तो भिन्न भिन्न हो ही जाएगा। तो समभारिक क्या होंगे? जिनके भार तो समान होंगे अर्थात द्रव्यमान संख्याएं तो समान होंगी परंतु क्रमांक अलग अलग होगा, उन्हें कहेंगे हम समभारिक। 7N देखो, 7N 14, 6C 14। अब यह 7 और 6 देखो, ये भिन्न भिन्न है, ऊपर समान है। 8 एटो 17 है, 8 यहाँ 9 फ्लोरीन 17 है। अब यहाँ देखो 8 9 क्रमांक भिन्न भिन्न और भार समान होते हैं, इसे हम कहते हैं समभारिक। बच्चों ये जो नाभिकीय बल बताने जा रहे हैं, ध्यान सुनना। अब तक जो बताए एक क्वेश्चन 1 नंबर में आने वाले थे और बहुविकल्पी थे। ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है 2 या 3 नंबर का, बड़ा भी आ सकता है। नाभिकीय बल क्या होते हैं? बच्चों सीधी बात, परिभाषा मैंने कहा था आपसे, नाम से सोचा करो यार। नाभिकीय बल है तो नाभिक में लगने वाले समस्त बल क्या कहलाएंगे? नाभिकीय बल कहलाएंगे, चाहे कैसे भी बल लगते हो। अब नाभिक में लगने वाले समस्त बल नाभिकीय बल हैं, तो ये बल कैसे कैसे होंगे? एक तो देखो, सोचो कि भाई नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये सब मूविंग करते हैं, घूम रहे हैं। अब ये कभी एक आपको प्रयोग से देख लो, जैसे नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, KLM ऐसे चक्कर लगाते हैं, इसी ने कक्षाओं में लगाते हैं। तो कभी कभी इनमें ऊर्जा अधिक हो जाती है तो अपनी कक्षा से निकलकर दूसरी कक्षाओं में चले जाते हैं। ध्यान दो बच्चों, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब नाभिक, इसे गेट बंद करो, देखो जब नाभिक के चारों ओर प्रोटॉन चक्कर लगाते हैं, न्यूट्रॉन चक्कर लगाते हैं, तो इनमें जब इनको जब ऊर्जा मिलती है तो अपनी कक्षा छोड़कर नई कक्षा में या अगली कक्षा में या ऊंची कक्षा में प्रवेश कर जाते हैं और वहाँ अपनी गति को नष्ट करना चालू कर देते हैं। ये वहाँ कूदते हैं, तब तक कूदते रहते हैं जब तक इनकी ऊर्जा नष्ट या कम नहीं हो जाती। और जैसे ही इनकी ऊर्जा कम होती, एक पिछली कक्षाओं में पुनः वापस लौट आते हैं। बच्चों याद कर लीजिए यहाँ पर कि एक इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा से ऊंची कक्षा में जाने में वहाँ कितने समय के लिए ठहरता है।
10⁻⁸ सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 10⁸ सेकेंड के लिए ठहरता है और पुनः अपनी कक्षा में वापस आ जाता है। तो अब सोचो इतने प्रबल बल हैं तो हमको है क्या नाभिकीय बल। अब एक तो आपने बात एक जान ली, दूसरी बात जानो कि इनके चक्कर लगा रहे हैं, और तीसरी बात क्या, आकर्षक बल है भाई, बहुत आकर्षक। अगर आकर्षक न होते तो कक्षाओं को छोड़कर कहीं निकल जाते, नहीं निकल पाते, बल्कि कक्षाओं में ही नाभिक के चारों ओर इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। प्रबल आकर्षक हैं, एक दूसरे से आकर्षक अच्छा खासा होता है, इसलिए तो बाहर नहीं जा पाते। अत्यंत तीव्र हैं, ये बल बहुत तीव्र होते हैं। विघटन इनका सबसे अच्छा होता है, तत्वों को इनसे इन्हीं से तो अल्फा बीटा सब मतलब ये सब होता है। और वैद्युत बल नहीं है, ये बल जो है वैद्युत बल नहीं, इन पे आयन जो हैं वो नहीं दिखाए जाते हैं, ये वैद्युत बल नहीं। प्रबल चुंबकित होते हैं, भाई चुंबकित नहीं है तो आखिर कैसे कसाव किए हैं, कैसे उनको रोक रहे हैं। बच्चों ये सब आप इस प्रकार से लॉन्ग क्वेश्चन बना सकते हैं कि ये बल प्रबल आकर्षक होते हैं, वैद्युत बल नहीं है, इनमें आकर्षक बल बहुत ज़्यादा होता है, अत्यंत तीव्र होते हैं और अपनी स्थायी कक्षाओं में घूमते रहते हैं। कक्षाओं को पार करके 10⁻⁸ सेकंड ले जाते हैं और पुनः अपनी कक्षा में वापस आ जाते हैं। ये सब लॉन्ग क्वेश्चन में आप लिख सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से आप अपनी सोच के आधार पर बड़ा क्वेश्चन बना सकते हो। एक बात और सुनो, ऐसा नहीं है कि आप इतिहास में ही या हिंदी में या सामाजिक वगैरह लॉन्ग क्वेश्चन बना सकते हो। देखो आप यदि सोच सकते हो, समझने की शक्ति है, तो आप विज्ञान में भी सोच सोच के लिख सकते हो। दशाओं को देखकर कल्पनाएं कीजिए कैसा कैसा होता होगा, बना सकते हो। अगला है द्रव्यमान क्षति। यह क्षति माने होता है घाटा, किसी चीज़ का घाटा हो जाए तो कहलाती है द्रव्यमान क्षति। तो बच्चों क्या होता है द्रव्यमान क्षति है क्या? देखो प्रोटॉनों का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान जो है हमेशा नाभिक के द्रव्यमान से अधिक होना चाहिए। प्रोटॉनों का द्रव्यमान और न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान नाभिक के द्रव्यमान से अधिक होता है। तो अगर हम क्षति निकालना चाहें तो प्रोटॉनों का द्रव्यमान और न्यूट्रॉनों का एक हम जोड़ दें और उससे नाभिक का जो वास्तविक द्रव्यमान है घटा दें बच्चों, तो आ जाएगी हमारी द्रव्यमान क्षति आ जाएगी। ठीक है, आपने समझा। अब यहाँ देखिए आप सम न्यूट्रॉनिक क्या होते हैं। सम माने समान, न्यूट्रॉनिक माने न्यूट्रॉन। जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है उन्हें हम कहते हैं सम न्यूट्रॉनिक। और कुछ नहीं याद करना है इसमें, सिर्फ इतना ही याद करना है। सम न्यूट्रॉनिक आ जाए, सम प्रोटॉनिक आ जाए तो ऐसे लिखेंगे जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है उन्हें कहते हैं सम न्यूट्रॉनिक। देख लो कैसे, जैसे मान लिया यहाँ लिखा है 6C 12 लिखा है। अब आप भार में से क्रमांक को घटा देंगे तो जो आएगा वो हमारा क्या होगा, न्यूट्रॉन होगा। भाई घटाओ भार, 12 में से 6 गया तो आया 6, तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। तो इस प्रकार से सब न्यूट्रॉनिकों को भी हम निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिए, नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन क्या होता है? देखो नाभिक से, भाई नाभिक है तो उसमें नाभिकीय विक्रियाएं भी होंगी। नाभिक है तो नाभिकीय विक्रिया होंगी। अब नाभिकीय विक्रिया में क्या होता है, विखंडन का अर्थ होता है किसी चीज का टूट जाना, खंड बन जाने, खंड हो जाए। हमने कहा था नाम से पहचानो, अरे खंडन, खंड हो गया, टूट गया। तो देखो नाभिकीय विखंडन क्या है, टूटेगा कैसे? भाई अब आप सोचो नाभिक को तोड़ने के लिए कुछ तो चाहिए, हैं? नहीं चाहिए कि हम लोग भाई किसी को तोड़ते हैं छेनी चाहिए, हथौड़ी चाहिए, नहीं चाहिए होती। तो इसी प्रकार नाभिक को चाहिए क्या है तोड़ने के लिए, जब किसी बड़े नाभिक पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है लगातार कंटिन्यू, तो वह नाभिक टूटकर 2 छोटे छोटे भागों में बट जाता है, जिसे हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं। ध्यान दो, जब नाभिक पर किसकी बमबारी करते हैं, न्यूट्रॉनों की, तो क्या होता है, बड़ा नाभिक टूटकर छोटे छोटे नाभिकों में, 2 नाभिकों में बट जाता है, इससे हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं। जैसे यूरेनियम 235 पर आपने न्यूट्रॉनिक बमबारी कर दी तो 56 बेरियम बना और 36 क्रिप्टॉन बनता है। अब आप देखिए, और 3 न्यूट्रॉन निकले और ऊर्जा निकलती है बच्चों। इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। यूरेनियम पर बमबारी की गई,
न्यूट्रॉनों की, तो क्या हुआ, बेरियम निकला और क्रिप्टॉन निकला और न्यूट्रॉन प्लस ऊर्जा भी निकली, अलग से क्या निकली, ऊर्जा निकली। आप इधर का और इधर का योग कर लीजिए, बराबर ही आएगा। ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आने वाला है, इससे आप ध्यान दें, ध्यान से सुनिए। नाभिकीय संलयन क्या होता है बच्चों? नाभिकीय संलयन वास्तव में क्या है, किसी चीज़ का इकट्ठा होना, भाई संलयित होना। देखो आप समझो, किसी चीज़ का धीरे धीरे इकट्ठा होना संलयन कहलाता है। एकदम नहीं संलयित होते, समय लगता है, इन चीज़ों में बहुत टाइम लगता है। तो संलयन किसका होना है? नाभिक का होना है, नाभिक के अंदर होना है, तो नाभिकीय संलयन होता है। देखो नाभिकीय संलयन पर जो मॉडल है 1939 में H.A. बेथे ने बनाया। लॉन्ग क्वेश्चन कैसे लिखेंगे, ये मान लिया लॉन्ग क्वेश्चन ही आया है, मैं आपको इतने में ही पूरा लॉन्ग क्वेश्चन समझाऊंगा और आपको बाद आप लिख कर आएंगे, मेरी गारंटी है, आप ध्यान दीजिए बस। नाभिकीय संलयन जो है 1939 में H.A. बेथे ने समझाया, बताया। इन्होंने मॉडल क्या लिया, मॉडल लिया इन्होंने सूर्य को। इन्होंने कहा कि सूर्य ऊर्जा का अपार स्रोत है, इसमें लगातार कंटिन्यू नाभिकीय संलयन प्रक्रियाएं होती रहती हैं, कि इसकी ऊर्जा कभी कम नहीं पड़ती, ये ऊर्जा प्रतिपल समान रहती है। इन्होंने सूर्य का जो मॉडल लिया, बताया कि इसमें लगातार नाभिकीय संलयन होता है। अच्छा भैया, अब सूर्य बना कैसे होगा, संगठन कैसे होगा? अब आप देखिए संगठन क्या हुआ है। सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम मिल जो हैं 90% में है। देखो ध्यान दो एक बात पर, नाभिकीय संलयन का जो मॉडल दिया है H.A. बेथे ने दिया 1939 में। इन्होंने माना कि जो सूर्य है, इन्होंने मॉडल के लिए प्रारूप बनाया था, उस पर किसको रखा, सूर्य को, क्योंकि पृथ्वी पर सबसे बड़ा स्रोत ऊर्जा का कौन सा, सूर्य ही है, जिसमें लगातार ऊर्जा निकलती रहती है भैया। तो सूर्य जो है लगातार संलयित होता रहता है, लगातार इकट्ठा होता रहता है। ये बना कैसे होगा? इसमें 90% जो है हाइड्रोजन और हीलियम है, वह 10% अन्य तत्व भी हैं, जिससे मिलकर सूर्य का निर्माण होता है। सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम 90% में और शेष 10% में अन्य तत्व हैं। अच्छा बच्चों, पृष्ठ, अब देखो सूर्य का जो बाहरी खोल होता है, इसके देखो सूर्य को कभी दिखा देंगे आपको कहाँ क्या होता है। आज हमारा टॉपिक सूर्य नहीं है फिलहाल, तो इसके अंदर पूरा दिखाएंगे, कभी हम आपको बताएंगे, ठीक है, कई होते हैं तो इसके अलग अलग। तो इसमें क्या है, संगठन ताप, क्या जो पृष्ठ का बाहर का जो ताप है वो कितना होता है, 8000 केल्विन होता है। अब भीतरी ताप, अगर क्रोड की बात की जाए तो क्रोड का ताप होता है 2 × 10⁷ केल्विन। ध्यान दो, कभी हम आपको सूर्य पूरा समझा देंगे, आप टॉपिक सूर्य न लो, बस इतना याद कर लो, पृष्ठ का ताप इतना है और भीतर का ताप इतना है। अच्छा, अब आपको बता ही चुके कि चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, इस टाइप से लगाते रहते हैं। अब यार एक बात देखो, चक्कर लगा रहे हैं, ताप बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसके अंदर का जो मटेरियल है वो बाहर नहीं निकल पाता। भाई इसके अंदर तो बहुत से तत्व हैं, मैंने बताया भी अन्य तत्व हैं, तो अन्य तत्व बाहर क्यों नहीं आ पाते? बाहर कैसे आ पाएंगे? भाई इतना ताप है, वो वहाँ से उधर दबा देगा और ये इधर बाहर भेजेगा, वो दबा देगा, फिर जाएगा फिर आएगा, तत्व बाहर नहीं निकल पाते। ताप अधिक है, इसलिए तत्व कक्षाओं के से बाहर नहीं निकल पाते। इस प्रकार जो नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया पूरी हो जाती है, इसमें हम कह सकते हैं कि नाभिकीय संलयन क्या है, परिभाषा क्या होगी, जब 2 या 2 से अधिक कह दीजिए या 2 कह दीजिए, जब 2 छोटे छोटे परमाणु संलयित होकर इकट्ठा होकर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं, इस प्रक्रिया को हम नाभिकीय संलयन कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन। 2 छोटे छोटे मिलकर एक बड़ा बना दें, नाभिकीय संलयन कहलाता है। बच्चों ये कार्बन साइकिल मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये इसी का भाग है, ऐसा मत सोचना कि ये क्वेश्चन दूसरा है और ये दूसरा, इसी का लॉन्ग क्वेश्चन समझा रहे हैं आपको। कार्बन साइकिल आप बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत परीक्षा में आती, आप सुनो ध्यान से क्या होती है। 1939 में बेथे साहब ने बताई थी। देखो भैया, अभी आपको हमने बताया कि छोटे छोटे तत्व मिलकर बड़ा बनना है, तो देखो ये 6C12 कार्बन। बच्चों पहली बात ध्यान दो,
साइकिल किसकी है? कार्बन की। किसकी है? कार्बन की। तो शुरुआत भी कार्बन से और लास्ट में भी कार्बन आए, आपको एक तो एक करना है भाई, जिसकी चीज़ है उसी चलोगे नहीं चलोगे। साइकिल किसकी है? आपको लग रहा है कि बहुत कठिन होता है, बहुत आसान है याद करना। साइकिल है कार्बन की, तो कार्बन से शुरुआत होगी, कार्बन पर ही समाप्त होगी। ये 6C12 कार्बन है। आपने क्या किया, इसमें एक प्रोटियम जोड़ दिया, तो क्या बन गया? 7 13 बन गया। देखो 12 1 13 और 6 7, ऊर्जा निकल गई। फिर क्या किया, आसान भाषा में भाई यहाँ इसको जोड़ा है 6C12 बनएचबन, एक प्रोटीन जोड़ दिया आपने, बन गया। अब जो यहाँ बन के आए उसी को ले लो, फिर से ले लिया, ले लिया नहीं ले लिया, ले लिया। जब आपने उसी को ले लिया, बिगड़ गया, ले लिया, देखो ध्यान दो, ले लिया। अब फिर इससे क्या बनाओ, बनाओ कार्बन, तो 6C13 और +1 बीटा, देखो 7 N 13। अब देखो इससे फिर आप बनाओ कार्बन, 6C13 +1 बीटा 0, देखो 13 ऊपर घात जोड़िए, 13 7 6 7। अब देखो मैंने कहा यहाँ लो, यहाँ बनाओ, यहाँ लो, यहाँ। अब ये 6C13 बना, इसको पुनः आप ले लीजिए और फिर बनएचबन। हर बार में प्रोटियम ही जोड़ा जाएगा। आप याद करो, एक बात याद करो कि हर बार में बनएचबन अर्थात प्रोटियम जोड़ेंगे, 1H1, तो क्या हो गया 7N 14 हो गया, और प्लस क्या निकली, ऊर्जा निकली। अब देखो 13 1 14 और 6 1 7। अब फिर से आप इसको ले लीजिए और फिर 1H1 जोड़ दीजिए, तो बनेगा 8 15 प्लस ऊर्जा, फिर ले लीजिए 8 15। अब देखो आप बहुत आगे निकल चुके हो। अब आपको वापस आना है, कहाँ तक वापस आना है, कहाँ तक वापस आना है, 6C12 तक आना आपको। एक बात। दूसरी बात, आप एक और बात याद कर लो कि 4 बार ही 1H1 जोड़ सकते हो, क्योंकि 1H1 2H4 हो जाता है। 1 2 3 4 ये बनाना है, तो आपने क्या 6 यहाँ 7 14 लिया और 1H1 जोड़ दिया, 8 15। अब 8 15 फिर से ले लेंगे, अब बनाएंगे इससे 7N 15 +1 बीटा 0 प्लस ऊर्जा, इसको पुनः ले लेंगे और 1H1 ले लिया 6C12 +2He4। यहाँ आप देख लो, आप ध्यान से अब आप पहले देखो, जो यहाँ लिया है इससे ये बनाया कार्बन से नाइट्रोजन बना, नाइट्रोजन से फिर कार्बन, कार्बन से फिर नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन से पुनः कार्बन। साइकिल पूरी होती चली आई। अब आप क्या करो, इन सभी को एक में ऐड कर लो, आप एक में ऐड कर लो, इन सबको हम जोड़ दें। ध्यान दो, अब ध्यान दो, जब जोड़ोगे यहाँ 6C कितना है, 12 है, देखो है या नहीं है भैया, इधर है, जब ये उधर जाएगा काहे हो जाएगा, माइनस का, तो ये वाला कट जाएगा आपस में। ध्यान दो, ये वाला कट जाएगा, जोड़ेंगे जब, ध्यान दो, बहुत ध्यान दो, ये वाला 6C13 कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक। 1H1 1 2 3 4 1H1 ठीक बच्चे। और इधर बचा 2He4 प्लस, देखो 1 बीटा 0A और 1 बीटा 0A, 2 1 बीटा 0 और प्लस ऊर्जा, और बेटा 1 न्यू A और 1 न्यू A 2 न्यू। हमारी कार्बन साइकिल पूरी होती है। सुनिए फिर से एक बार ध्यान करने के लिए, हम 1H1 ही जोड़ेंगे, कार्बन से चलेंगे और कार्बन पर ही वापस आना हमको है। पहली बात, कार्बन से बनाएंगे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से पुनः कार्बन, कार्बन से नाइट्रोजन और नाइट्रोजन से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से नाइट्रोजन और नाइट्रोजन से फिर कार्बन, और सबको एक में ऐड कर देंगे। इस प्रकार से हमारी कार्बन साइकिल पूरी होती है। अच्छा, यह भी इसी का भाग है, इम्पॉर्टेंट है। प्रोटॉन साइकिल क्या होती है, इसको भी देखें। आप देखो, बहुत, ये तो आसान है यार, बहुत आसान है। 1H1 + 1H1, एक प्रोटियम क्या बना, 1H2 ड्यूटेरियम बना, +1 बीटा 0 प्लस न्यू। अब क्या करते हैं, फिर 1H, जो यहाँ 1H2 है उसको ले लिया और +1H1, मैंने प्रोटियम, देखो ये प्रोटियम मिले, क्या बन गया, ड्यूटेरियम बन गया। प्रोटियम मिला, क्या बना, ड्यूटेरियम बना।
अब ड्यूटीरियम को फिर से ले लो प्रोटियम के साथ, तो क्या बना 2He3 प्लस ऊर्जा निकली, और 2H3 को ले लिया, ठीक है, 2 बार ले लिया तो बना 2He4 प्लस 1H1 प्लस 1H1, प्रोटियम प्लस प्रोटियम। अब देखो समीकरण 1 व 2 में आप 2 से गुणा कर देंगे तो ये सब कट जाएंगे। इसी प्रकार से आपकी वही लाइन आई जाएगी 1H1 प्लस 1H1 प्लस 1H1 2He4 प्लस 2 बीटा 0 प्लस ऊर्जा प्लस 2 न्यू। उसी प्रकार से पूरा हमारा मॉडल आ जाएगा, ठीक है। तो आप इस प्रकार से याद कर सकते हो कि कार्बन साइकिल और प्रोटॉन साइकिल इसी के भाग हैं और इसको लिख सकते हो। देखो नाभिकीय रिएक्टर, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन आने वाला है, इम्पॉर्टेंट, याद कैसे करेंगे। देखो क्या है नाभिकीय रिएक्टर। नाभिकीय रिएक्टर एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा निकाय है जिसमें नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित किया जाता है। बच्चों आप जानते हो एक बार अभिक्रिया प्रारंभ हो जाती है तो जब तक वो पदार्थ बचता है तब तक बंद नहीं होती, तो उसको बंद नहीं कर सकते, आप उसको मंद कर सकते हो, धीमा कर सकते हो। धीमा करने के लिए क्या किया गया, एक ऐसा सिस्टम बनाया गया जो नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित कर सके। देखो बना कैसे था, सबसे पहले आप याद करो 1942 में फर्मी के निर्देश पर शिकागो विश्वविद्यालय में ये बनाया गया। निर्देश किसने दिया था बनाने का, फर्मी के मतलब कह सकते हैं ना अध्यक्षता में बनाया गया, शिकागो विश्वविद्यालय में बनाया गया। इसमें जो देखो ईंटें जो होती हैं वो ग्रेफाइट की लगी होती है, सब ईंटें हैं, ये किस चीज़ की लगी हैं, ग्रेफाइट की लगी हैं, ग्रेफाइट की ईंटें होती हैं। इनमें छड़ें जो हैं लगा देते हैं, जब अभिक्रिया प्रारंभ करना होता है तो छड़ों को कैडमियम की होती है, ग्रेफाइट की होती है, खींच लेते हैं, अभिक्रिया प्रारंभ हो जाती है और फिर अंदर बढ़ा देते हैं, अभिक्रिया की गति मंद हो जाती। तो ये देखो अब आप ध्यान दो यहाँ पे इसके प्रमुख भाग कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला भाग इसका होता है ईंधन। ईंधन वो स्थान है जहाँ पर जिसका नाभिकीय विखंडन करना होता उसको प्रयुक्त किया जाता है। इसमें आपका आता है यूरेनियम 235 और Pu 239, ये ईंधन का भाग होता है। मंदक क्या करेगा, यदि मंदक क्या करेगा, मंदक धीमा करेगा, रोकेगा उसको, और क्या करेगा। तो अगर आपको लिखना सब नंबर लिखे हैं ये कि इसके भाग, इसके सब भाग हैं, आप भाग लंबे लंबे आते हैं, आप आसान भाषा में याद कीजिए। मंदक क्या होता है, देखो ईंधन क्या हो, वह भाग जिसका विखंडन किया जाता है उससे क्या कहते हैं, ईंधन कहते हैं। प्रमुख भाग है, सबसे बड़ा भाग यही होता है। दूसरा भाग कौन सा है, मंदक है। मंदक में क्या होता है भाई, न्यूट्रॉनों की गति को मंद करने वाले जो पदार्थ हैं क्या कहलाएंगे, मंदक कहलाएंगे। कौन कौन होता है, D2 होता है, भारी जल है, ग्रेफाइट है और बेरियम ऑक्साइड है। अगला इसका होता है न्यूट्रॉन। इसका अगला पार्ट क्या है, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या करता है भाई, न्यूट्रॉनों की सहायता से ही तो विखंडन करोगे आप, तो न्यूट्रॉनों की सहायता से क्या करते हैं हम, विखंडन करते हैं। अगला होता है शीतलक। शीतलक क्या करेगा, ठंडा करेगा, रोकेगा। भाई शीतलक का मतलब भाई आप शीतलक का अर्थ क्या होता है, किसी चीज़ को मंद कर देना, ठंडवा देना, धीमा करना। तो शीतलक क्या करेगा, उष्मा अवशोषित कर लेगा और उसको अभिक्रिया को धीमा करने का प्रयास करेगा। तो कौन कौन करता है, वायु करती है, जल करता है, CO2 करता है, He, ये सब मिलकर ये सब मिल जाते हैं और भाप बन जाती है और उसी भाप से टरबाइन घूमती है और टरबाइन से क्या बनता है, बिजली बनती है। टरबाइन से बिजली बनती है। बच्चों जो वहाँ काम चल रहा होता है नाभिकीय मतलब संयंत्र रिएक्टर के पास, तो इससे कीड़े निकल जाया करती हैं बहुत तीव्र बेकार, जिससे नष्ट हो समस्या हो सकती है, लोग बीमार हो सकते हैं, मर सकते हैं, ये सब बीमारियाँ हो सकती हैं। तो वहाँ क्या करते हैं, पर्यवेक्षक के तौर पर उसके चारों ओर एक कंक्रीट की, पत्थर गिट्टी की एक दीवार बना देते हैं, जो दीवार उसको रोक लेती है। कंक्रीट की दीवार बना देते हैं चारों तरफ, जिससे वो कीड़े वहाँ तक नहीं आ पाती, लोग बच जाते हैं। नियंत्रक क्या होता है भैया, हमने अभी आपको बताया